हाँ जी सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौज बार है? हाँ जी, कट रही है, बिल्कुल जी कट रही है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से अपने रिवीजन सेशंस में शुरू करता हूं। ठीक है, हमारा बैच चल रहा था रिवीजन का। सितंबर क्यों, जनवरी 2025 के लिए हम तैयारी कर रहे थे। क्लियर है? धड़ाकेदार तैयारी है। टारगेट है हमारा 80 प्लस, अकाउंट्स में चाहिए अपने को 80 प्लस। और 80 प्लस की सीरीज में आज मैं एक और चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, विच इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अच्छी बात इस चैप्टर की ये बता दूं, एग्जाम में ये चैप्टर 8 से 10 नंबर का आपको दिखने वाला है। ठीक है, और इस चैप्टर के साथ में अगला चैप्टर, बेटा अगले चैप्टर की अगली वीडियो बोनस शेयर पे आने वाली है, ध्यान रखना। तो कहीं ऐसा ना हो जाए इस चैप्टर को मिस कर जाओ और बोनस पढ़ने लग जाओ, क्योंकि इस चैप्टर का लिंक है बोनस से। ठीक है, तो दोनों चैप्टर कवर करके जाना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है रिडेम्पशन और बोनस एक साथ नजर आए 10 नंबर का। और सर 10 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। मेरे बच्चे प्लीज ध्यान सुनना। ठीक है, रिडेम्पशन की एक और इंपॉर्टेंस बात यह है कि रिडेम्पशन ना पहले ये हमारा इंटर में हुआ करता था, तो अभी ये अपने फाउंडेशन में आया। और जो सीएस वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके में भी सेम चैप्टर है। ठीक है, तो रिडेम्पशन का चैप्टर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बोनस, दोनों ही वीडियो कहीं ना कहीं सीए में भी है, सीएस में भी है, दोनों में सेम टॉपिक है। तो दोनों के लिए मैंने ये बच्चों के लिए वीडियो बनाई है। आज चैप्टर क्लास में हुआ है, आज मैं इस पे कवर करूंगा। ठीक है, बोनस का एक ही क्लास का चैप्टर है, तो उसे हम साथ में कवर कर लेंगे, रिवीजन के साथ में पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन रिडेम्पशन में मैंने 4 से 5 क्लास लगाई थी। आज हम लोग इस चैप्टर को एक क्लास में निपटाने वाले हैं, विद कुछ क्वेश्चन जिनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बट हाँ आपके साथ मोटा मोटा डिस्कस जरूर कर लूंगा। ठीक है, पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चे जल्दी से, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे हराम खोरो, तो सब्सक्राइब करो और जल्दी से शुरू करो मेरे साथ में लाइक दबा के बटन। ठीक है, डन। चैप्टर है हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं रिडेम्पशन की बात करूं तो इस पे जो हमारा एक सेक्शन लगता है वो है सेक्शन 55। सेक्शन 55 में पूरी कहानी, हमारे कंपनीज एक्ट में पूरी कहानी है सेक्शन 55 के अंदर कि रिडेम्पशन आपको करना क्या है। यहां पे नाम से ही पता चलता है हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन करना है। मतलब प्रेफरेंस शेयर बोले तो कंपनी के ओनर, और ओनर का पैसा आज लेना नहीं है, उनका पैसा मेरे बच्चे वापस करना है। ध्यान करो, बचपन याद करो, शेयर्स दो तरीके के होते थे, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। कंपनी के मेन ओनर कौन होते हैं? इक्विटी। पर सेकेंडरी ओनर कौन होते हैं? प्रेफरेंस। कंपनी की मेन वोटिंग पावर किस पर है? इक्विटी के पास। लेकिन सेकेंडरी पावर किसके पास है? कहीं ना कहीं वोटिंग पावर की बात करूं तो लिमिटेड वोटिंग पावर, जो उन्हीं के मैटर में वोट कर सकते हैं, वो क्या है? प्रेफरेंस। अगर ये सेकेंडरी ओनर है तो फिर इनके नाम के आगे मेरे बच्चे प्रेफरेंस क्यों लगा हुआ है? बताओ क्लास में। 2 पॉइंट याद करा करो, बोला करो मेरे साथ में। क्या? जल्दी बोलो। प्रेफरेंस शेयर में 2 बातें सर, उन्हें 2 चीजों में क्या मिलती है? प्रेफरेंस। मेरे बच्चे पहली याद करो, भूल गए क्या? हाँ जी, इधर देखो सर, सबसे पहली बात डिविडेंड। कंपनी मालिकों को डिविडेंड जब देगी तो मालिकों को डिविडेंड में सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा होगा? फुदक के प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद लाइन में कौन लगेंगे? इक्विटी। और दूसरा, कल को कंपनी का ताला लग गया, टाटा बाय बाय हो गई, बात खत्म, वाइंडिंग अप, तो सर पहले मालिकों में पैसे वापस पहले किसको होंगे? प्रेफरेंस को। फिर किसको होंगे? इक्विटी को। तो उन्हें 2 चीजों में क्या मिलती है? प्रेफरेंस। इनका नाम क्या बोला जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वाह जी वाह सर, क्या बात बताई है। अरे कुछ नहीं बात बताई, आगे बढ़ो। आज मैं इन शेयर को पैसा वापस कर रहा हूं, और सेक्शन 55 मेरा कंपनीज एक्ट का आता है और कहता है, साइंस सुनो मेरी बात, कहता है सर आपको इनका पैसा वापस करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। आप इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। और मेरे लाल, मेरे पीले, आपको इनका पैसा 20 साल के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा। ना 20 साल से ज्यादा, ना 20 साल नहीं, 20 साल से कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। दैट मींस विद इन 20 ईयर में वापस करना पड़ेगा। बट हाउएवर इसकी एक एक्सेप्शन है कि आप 20 साल से एक्सीड कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसा ले रहे हो, बट विद द विन कंडीशन, यहां लिखा है नहीं लिखा है वो छोड़ो, कि 30 साल तक ये पीरियड लेके जा सकते हो मैक्सिमम। लेकिन आपको हर साल 20 साल के बाद 21 साल तक आपको एटलीस्ट 10% रिडीम करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? कितनी बातें बोली? प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी को 2 प्रायोरिटी में मिलते हैं, डिविडेंड पहले मिलेगा और वाइंडिंग अप पे पैसा पहले मिलेगा। सेक्शन 55 कहता है कि भैया आपको 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम के साथ साथ एक कंडीशन है कि अगर एक्सेप्शन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाया तो 30 साल हो जाएगा, लेकिन 21वें साल से आपको 10% रिडीम करना पड़ेगा। सेक्शन 55 ये भी कहता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने वाले हो तो वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में, मेरे बच्चे ये बात पहले ही कर दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पार्टली पेड अप शेयर है, देखो बोनस में भी ये बात करूंगा, अगर पार्टली पेड अप
शेयर है, तो पहले मुद्दा रिडेम्पशन, बाद में बोनस शेयर, बाद में पहले इनको बनाओगे फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बनाने के लिए आपको 2 एंट्री पास करेंगी, फाइनल कॉल ड्यू करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। जितना भी अमाउंट पेंडिंग है आप फाइनल कॉल के नाम पे मंगा लोगे, और फिर पैसा आएगा टाटा बाय बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। सर पैसा आते ही बीइंग अमाउंट रिसीव, ये 2 एंट्री आपको करनी पड़ेंगी अगर आपके किस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है, या बोनस वाले अगले चैप्टर में आपके इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है। क्लियर है? सर अगर पैसा नहीं आया रियल लाइफ में, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो हम उन्हें रिडेम्पशन नहीं करेंगे, उन्हें हम बोनस शेयर इशू नहीं करेंगे। दैट मींस आप पहले प्रेफरेंस शेयर से सारा पैसा मंगवाओ, तब उनका पैसा वापस करो, इक्विटी वालों से सारा पैसा मंगवाओ, तब उन्हें फ्री में शेयर बांटो। बात समझ आ रही है? सर डन। नाउ अब रिडेम्पशन करना है, तो रिडेम्पशन करने के मेरे पास 2 तरीके हैं बेटा। रिडेम्पशन करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 2। पहला तरीका ये है कि मैं रिडेम्पशन जो कर सकता हूं, अरे ये क्यों रुक गया? 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं रिडेम्पशन कर सकता हूं अपनी जेब से, बोले तो जो भी मेरी कमाई है, बोले तो मेरे पास जो भी फ्री रिजर्व पड़े हैं, फ्री रिजर्व, दैट मींस कंपनी के पास अगर रिजर्व पड़े हुए फ्री, जिनसे वो डिविडेंड बांट सकती है, तो वहां से डिविडेंड दे सकती है। और अगर रिजर्व नहीं है मेरे बच्चे, तो वो नए शेयर इशू करके भी डिविडेंड दे सकती है। इस बात को मैं अभी चार्ट के थ्रू समझाने वाला हूं, ठीक है? पक्की बात है, ध्यान सुनना। अब मैं इस चार्ट को लेके जाता हूं। मान लो मैं कहता हूं इसको ना मैं चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, तो ध्यान सुनना। मैंने कहा अगर मैं रिडेम्पशन की बात करूं, आप प्लीज ध्यान सुनना सारे बच्चे, ठीक है? अगर मैं रिडेम्पशन की बात करूं तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 2 बातें हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है एट पार, एक तो मेरे बच्चे क्या है एट पार, और एक क्या है एट प्रीमियम। डिस्काउंट में रिडेम्पशन होने वाला नहीं है। मतलब अगर मान लो 100 रुपए का डिबेंचर, 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, तो आप अगर कह रहे हो मैं 100 रुपए में ही वापस करूंगा, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 100, तो इसका मतलब आपको 100 रुपए ही का अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। दैट इज रिडेम्पशन हो रहा है पार पे, ना फायदा ना नुकसान। लेकिन अगर आपने बोला ना 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 सर जी हम तो रिडीम करेंगे 120, दैट इज रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 120, तो आप रिडेम्पशन पार पे नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो 120 पे, आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा अरेंज करने पड़ेंगे। अब नाउ ये पैसा अरेंज कहां से होगा? तो सर यहां पे ना मेरे क्वेश्चन में 3 केस बन जाते हैं। जब भी मैं रिडेम्पशन करूंगा, मेरे बच्चे ध्यान सुनना, मैं ना इस चैप्टर को आपको इन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से समझाऊंगा, आराम समझना। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके सामने 2 सिचुएशंस होंगी, बट आराम समझना, आराम से चैप्टर आराम समझ आएगा। सबसे पहली सिचुएशन क्या होगी कि अगर क्वेश्चन में इफ नंबर ऑफ फ्रेश शेयर्स कि आप कितने इक्विटी या प्रेफरेंस व्हाटएवर, कि जो भी आपके नए शेयर हैं कि आप कितने इक्विटी या कितने प्रेफरेंस, क्योंकि आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप नए शेयर इशू करके रिडीम कर लो या अपनी जेब से निकालो। इन दोनों के ऑप्शन के अलावा रिडेम्पशन आपको अलाउ नहीं है। सर क्यों? इसकी बातें मैंने मेन क्लास में करी थी, पूरा लेक्चर लिया था, 4 क्लास ली थी, मैं दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा, एक पूरी क्लास लगाई थी कि क्यों, ठीक है? सेक्शन 55 यही 2 ऑप्शन क्यों दे रहा, बाकी क्यों नहीं दे रहा, तो प्लीज ध्यान सुनना, वो नहीं बात करूंगा। यहां मैं पहला ऑप्शन ये है कि नए शेयर इशू कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ नए शेयर मुझे दिए हुए हैं इस गिवन, अगर दिए हुए हैं मेरे बच्चे दिए हैं, मान लो क्वेश्चन ने बोला कि आपके पास 30,009% डिवेंचर है, 30,009% प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है? और इन्हें आपको क्या करना है? रिडीम करना है। रिडीम, मेरे बच्चे क्या करना है? रिडीम। तो आपके पास 2 तरीके से क्वेश्चन डिटेल होगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने इनको रिडीम करने के लिए, मान लो इनको रिडीम करने के लिए आपने 1 लाख फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करें ऑफ ₹10 ईच, जिनकी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, लेकिन आपने इशू करें एट 15 रुपए, बोले तो 5 रुपए के प्रीमियम पे। इशू प्राइस कितना है 15। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में ऐसे लाइन लिख दिया तो आप काम कैसे करोगे? आप बनाओगे सबसे पहले वर्किंग नोट, आप कहोगे वर्किंग नोट बनेगा स्टेप नंबर 1, आप कहोगे वर्किंग नोट 1, और वर्किंग नोट 1 में आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर कि आपको कितना पैसा रिजर्व से निकालने की जरूरत है, क्योंकि आप शेयर इशू कर चुके हो, ठीक है? तो आप बोलोगे, ध्यान सुनना, आप कैसे करोगे? आप बोलोगे फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि आपको सीआरआर का मतलब ये है कि आपके रिजर्व कितने कम हो रहे हैं, कैपिटल कितनी कम, रिजर्व से कितनी कैपिटल कंपनसेट होगी। तो आप बोलोगे पहले ये बताओ कैपिटल कम कितने से हो रही है। यहां पर मान लो रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी हो रहा है, रिडेम्पशन पार पे हो या प्रीमियम पे हो, आपको लेना देना नहीं है। सीआरआर की कैलकुलेशन के लिए प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। मैं इस टॉपिक में बोल सकता हूं प्रीमियम इज नॉट रेलिवेंट फॉर कैलकुलेशन। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं तो आपको अभी प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं। जनरल एंट्री में प्रीमियम के लिए काम कर लेंगे, क्वेश्चन में आपको सफिशिएंट प्रीमियम को राइट अप करने के लिए रिजर्व दिए होंगे, नो डाउट। क्लियर? आपको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करना है? कैपिटल के लिए, कि कितनी कैपिटल कम हुई। तो मान लो आपके पास कैपिटल कम हुई 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स, और एक 20 से 30 थे,
30,000, तो 30,000 प्रेफरेंस शेयर और 30,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100। भले आप 120 में रिडीम कर रहे हो, मुझे 20 रुपए का लेना देना नहीं है। आप बोलोगे कितनी, 30 लाख से कैपिटल कम होने वाली है, क्लियर, माइनस कर दोगे फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर कि कितने से मैंने कैपिटल बढ़ा दी, बेटा इतने से कैपिटल कम होने वाली है और इतना कितना 2 लाख नहीं कितना था 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मींस 10 लाख से आपने कैपिटल को बढ़ा दी, 10 लाख से आपने कैपिटल को बढ़ा दी, तो 30 लाख से कैपिटल कम, 10 लाख से कैपिटल बढ़ गई। सीआरआर कहता है, सेक्शन 55 कहता है 20 लाख हम मान लेंगे आपने रिजर्व से निकाला है, तो उतना रिजर्व आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, कितने का 20 लाख का सीआरआर बना के रिजर्व में डालना पड़ेगा, फ्री रिजर्व निकालना पड़ेगा। तो 20 लाख ही नहीं निकलेगा सीआरआर से, एक तो 20 लाख यहां से निकलेगा कैपिटल के लिए और प्लस 30,000 इंटू 20 6 लाख, मान लो प्रीमियम है तो 6 लाख का भी रिजर्व से निकलेगा। और इतना क्वेश्चन में 36 लाख रुपए के आसपास, सॉरी 26 लाख के आसपास आपके पास रिजर्व सफिशिएंट होंगे। आप एंट्री पास करोगे, एंट्री क्या करोगे जल्दी बताओ, एंट्री करोगे जब तो एंट्रीज करोगे आप, सबसे पहले एंट्री करोगे शेयर इशू करोगे, एंट्री मान लो क्या करोगे, आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मान लो आपने कहा 1 लाख शेयर, लेकिन 10 रुपए का शेयर कितने में इशू करा 15, तो आपकी जेब में बैंक में कितना आएगा 15 लाख और 15 लाख, 15 लाख और 15 लाख, बोलो हाँ या ना। फिर आपने बोला दूसरी एंट्री, इनको शेयर अलॉट कर देंगे, एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 15 लाख, और उठा के शेयर दे दोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना 1 लाख इंटू 10, 10 लाख की कैपिटल और 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू 5, 5 लाख का प्रीमियम, दैट मीन्स 1 लाख की कैपिटल, 1 लाख इंटू 10 की कैपिटल और 1 लाख इंटू 5 का प्रीमियम, 1 लाख इंटू 5 का प्रीमियम। आ रही बात समझ नहीं आ रही, तो ये तो आपके शेयर इशू एंट्री हो गई। अब तीसरे एंट्री क्या करोगे, आप सीआरआर बनाओगे। सीआरआर के लिए आप पैसा कहां से निकालोगे, याद करो 3 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो जनरल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या कोई भी ऐसा रिजर्व है जिसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि इतने की जरूरत है, इतने की क्लेम है और बाकी फ्री है, तो जो भी फ्री है वो यहां यूज कर लो, ठीक है। अब पॉइंट इज आपको इनमें यूज कितना करना है, यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना कितना रिजर्व, आप बोलोगे आपको 20 लाख के लिए सीआरआर के लिए चाहिए, 20 लाख में आप जो भी कॉम्बिनेशन है आपके पास, जनरल रिजर्व पड़ा है जनरल रिजर्व से निकाल लो, पीएनएल पड़ा है पीएनएल से निकाल लो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन पड़ा है जो भी है, दैट मींस आपका बन जाएगा बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। और फिर उसके बाद आप कहोगे अब रिडेम्पशन शुरू होगा, क्योंकि 20 लाख सीआरआर में आ गया, 10 लाख कैपिटल बढ़ गई, 25 लाख 30 लाख का इंतजाम हो गया। अब एंट्री करोगे, एंट्री नंबर 4, आप क्या बोलोगे, आप कहोगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप कहोगे शेयर जी वापस दे दो हमारे शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने की कैपिटल आएगी 30 लाख फेस वैल्यू, बोलो है ना। और जो एक्स्ट्रा आप रिडीम कर रहे हो वो आएगा एक्स्ट्रा लॉस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि आप प्रीमियम देने की बात कर रहे हो, मतलब फायदा है नुकसान, नुकसान, तो नुकसान डेबिट हो जाएगा कितने से, आप बोलोगे 30,000 इंटू 20 रुपए, 30,000 इंटू 20, बोले तो कितना 6 लाख, बोले तो कितना 6 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना 36 लाख, ठीक है। 36 लाख आप ये मान के चलोगे आपके पास पैसा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 36 लाख और 36 लाख, 36 लाख और 36 लाख। एंड द लास्ट एंट्री आप कहोगे सर लास्ट एंट्री क्या होगी, इस प्रीमियम को राइट अप कर दोगे, एंट्री नंबर 6 आप कहोगे अगेन वही स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और उठा के क्या कर दोगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना 6 लाख और 6 लाख। मतलब आपको यहां पे रिजर्व पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिजर्व सफिशिएंट दिए होंगे। यहां मेन मुद्दा है कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए, मेरे बच्चे क्या दिए, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, पहला केस आराम समझो, अगर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है मेरे बच्चे, गिवन है, तो आपको स्टेप नंबर 1 वर्किंग नोट निकालना है सीआरआर, और सीआरआर की कैलकुलेशन के लिए आप कहोगे प्रीमियम इज नॉट रेलिवेंट, आपको प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे जितने की कैपिटल कम हो रही है ये, जितने की कैपिटल बढ़ रही है नए शेयर से, जो डिफरेंस बचेगा ये सीआरआर, और आपको दिमाग नहीं लगाना है, इतना आपके पास रिजर्व सफिशिएंट होंगे। क्लियर, आप सीधा स्टेप नंबर 2, ये हो गया स्टेप नंबर 2, एंट्री करना शुरू करोगे। एंट्री में पहली एंट्री शेयर इशू करने की, फिर पैसा शेयर अलॉट करने की, फिर एंट्री में सीआरआर के लिए रिजर्व में जो भी पैसा होगा वहां से निकालोगे, रिडेम्पशन ड्यू करोगे, रिडेम्पशन की पेमेंट करोगे, और जो प्रीमियम होगा उसको भी रिजर्व से राइट अप कर दोगे। इतने रिजर्व आपके पास होंगे, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात। अब आते हैं मुद्दा यहां पर, मुद्दा यहां पर अगर मेरे पास, मेरे बच्चे यहां पे आओ, अगर पॉइंट इज सर केस नंबर 2 यहां से, अब यहां बात समझना, केस नंबर 2 इफ नंबर ऑफ शेयर्स इज नॉट गिवन, इफ नंबर ऑफ शेयर्स इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन।
अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हैं तो आपका स्टेप नंबर 1 है कि आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यहां पे स्टेप नंबर 1 कि आप सबसे पहले क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे फ्रेश नंबर ऑफ शेयर्स जितनी आपको जरूरत है, फ्रेश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोलो हाँ है ना, पक्की बात है। लेकिन यहां जैसे ही आप नंबर ऑफ शेयर निकालोगे तो यहां निकालने के 2 टॉपिक आ जाएंगे मेरे बच्चे। कितने टॉपिक आ जाएंगे? 2। बोलो है ना। सबसे पहला टॉपिक कि अगर आपको क्वेश्चन में बैंक बैलेंस नॉट गिवन, आपको बैंक का बैलेंस दिया ही नहीं है या दिया भी है तो बैंक बैलेंस इज सफिशिएंट, आपके रिजर्व से ज्यादा बैंक में बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपको बैंक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खत्म है मेरे बच्चे चैप्टर। अगर आपके पास बैंक में बैलेंस सफिशिएंट है या बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो मेरे बच्चे आप सीधा करोगे कैलकुलेशन करने के लिए आप एक वर्किंग बनाओगे। क्या बोलोगे? आप कहोगे फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, नहीं क्योंकि वो तो निकालने हैं, माइनस फ्री रिजर्व अवेलेबल। फ्री रिजर्व अवेलेबल और ऑफकोर्स अब प्रीमियम रेलिवेंट हो जाएगा। अब मेरे बच्चे प्रीमियम रेलिवेंट हो जाएगा तो आप बोलोगे प्रीमियम के आफ्टर राइटिंग ऑफ प्रीमियम का पैसा अलग निकालने के बाद जितना आपके पास जो भी प्रीमियम और रिडेम्पशन है उसका पैसा या जो भी अगर कोई क्वेश्चन में लॉस वगैरह उस लॉस को माइनस करने के बाद जो भी फ्री रिजर्व बच रहे हैं उन फ्री रिजर्व को आप यूज करोगे। दैट मींस इतने से क्या बन जाएगा? सीआरआर। जितना आप फ्री रिजर्व से पैसा निकालोगे वो ऑटोमेटिकली सीआरआर के नाम पे बनता जाएगा। और जो बाकी बचेगा, अगर कुछ बच रहा है, अगर फ्री रिजर्व सफिशिएंट है तो नए शेयर 0 हो जाएंगे, अगर कुछ बच गया तो आप इतना बोलोगे कि इतने के लिए फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू मुझे करना पड़ेगा, इतने के लिए मुझे फ्रेश शेयर इशू करने पड़ेंगे। इसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे मेरे बच्चे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कि जितने भी फेस वैल्यू आ रही है उसे फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। बोलो है ना। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या? जनरल एंट्री। स्टेप नंबर 2 जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री क्या होने वाली है? सेम एज इट इज जो आपकी जनरल एंट्री पहले हुई थी वही 6 की 6 एंट्री हो जाएंगी। 2 शेयर इशू करने की, एक सीआरआर बनाने की, एक रिडेम्पशन ड्यू करने की, रिडेम्पशन पेमेंट करने की और एक प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। बोलो हाँ है ना। यहां आप रिजर्व का हिसाब लगा रहे हो बच्चे, क्लियर है यहां तक? पक्की। और द लास्ट स्टेप, अगर आपने बोला बैंक बैलेंस गिवन है और बैंक बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, बैंक बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट, अगेन आपको सफिशिएंट नहीं है मेरे बच्चे। अगर सफिशिएंट नहीं है तो आपको अगेन नए शेयर निकालने पड़ेंगे। बट इस बार नए शेयर निकालने के लिए मैं एकदम नीचे लेके जाता हूं। आप बोलेंगे इस बार नए शेयर कैसे निकलेंगे? आप कहोगे नए शेयर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या कि आपको टोटल बैंक बैलेंस कितना चाहिए, टोटल बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड। याद करो लास्ट क्लास, टोटल बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड कि आपको कितना पैसा चाहिए। ठीक है, दैट मींस वो आ जाएगा आपका जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय रिडीमेबल वैल्यू। दैट मींस प्रीमियम कंसीडर होगा यहां पे, फेस वैल्यू नहीं पूरा। ठीक है, माइनस आप करोगे, माइनस इसमें से बैंक बैलेंस अवेलेबल, माइनस करोगे बैंक बैलेंस आपके पास कितना अवेलेबल है। अगर क्वेश्चन ने बोला इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है या इन्वेस्टमेंट बेच दी, वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद आप चेक करोगे आपका फाइनल कितना बैंक बैलेंस अवेलेबल है। जितने की भी कमी आ रही होगी उसे बोलेंगे डेफिसिट। और इस डेफिसिट अमाउंट को अगर आप इशू प्राइस से डिवाइड कर दोगे इस तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कि जो भी डेफिसिट आ रहा है उसे आप इशू प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। बात समझ आ रही है? और बेटा अगर एक बार नंबर ऑफ शेयर आ गया तो आपको फिर याद करना पड़ेगा ये वाला स्टेप नंबर 2 कि आपको स्टेप नंबर 2 में निकालना पड़ेगा सीआरआर की कैलकुलेशन। ठीक है, और फिर स्टेप नंबर 3 में होंगी जनरल एंट्री, जो आपकी पहले होती थी वही जनरल एंट्री सेम हो जाएगी। क्लियर है? तो मतलब आपको यहां पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा क्योंकि आपने नंबर ऑफ शेयर इस बार कैसे निकाला है? बैंक बैलेंस से। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप रिजर्व कितना यूज करने वाले हो। दैट मींस आपको यहां पे स्टेप 2 को नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर जो आपकी स्टेप 1 के हिसाब से आई है, तो जो डिफरेंस बचेगा उतने का सीआरआर बना दो। और ये बात समझ में नहीं आ रही? बस इतना सही चैप्टर है मेरे बच्चे, इतना सही चैप्टर है। यही मैंने समराइज करा, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट 17 to 18 मिनट के अंदर मैंने ये चैप्टर समराइज कर दिया। ठीक है, आप इन्हीं पे क्वेश्चंस करोगे। मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, आप इनके क्वेश्चंस ट्राई करोगे, बड़े आराम से इनके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस कराने के लिए बोलोगे तो मैं अभी क्वेश्चंस दिखाता हूं। ठीक है, 1-2 बातों का ध्यान रखोगे। अगर आपके क्वेश्चन में पार्टी पेडअप शेयर दिए तो आप फाइनल कॉल ड्यू करके उन्हें फुल्ली पेडअप बनाओगे। अगर आपने नए शेयर इशू करे,
आपने नए शेयर इशू करे, बट आपने जो नए शेयर इशू करे वो इंस्टॉलमेंट में इशू करे। किसमें इशू करे? इंस्टॉलमेंट। तो याद रखना, जब तक रिडेम्पशन हो रहा है उतने तक जितनी इंस्टॉलमेंट मंगाई, मान लो आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल पैसा मंगाया, लेकिन जिस दिन रिडेम्पशन किया उस दिन तक आपने भी फाइनल कॉल मंगाई नहीं, तो आप पूरी फेस वैल्यू नहीं लिखोगे, आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जितना पैसा बनता है सिर्फ वही फेस वैल्यू आप यहां से क्या करोगे? माइनस। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स दिए बट आपने इंस्टॉलमेंट में इशू करे, तो जहां पे जो फेस वैल्यू आप 10 रुपए माइनस कर रहे हो ना, 10 नहीं मान करोगे। अगर आपकी फाइनल कॉल 2 रुपए की अभी बाकी है तो आप यहां से कितनी माइनस करोगे? 8, क्योंकि आपका रिडेम्पशन के डेट पे फाइनल जो फेस वैल्यू बढ़ी है वो 8 रुपए से बढ़ी है, पूरे 10 रुपए से नहीं बढ़ी है। क्लियर है? मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है? आप क्वेश्चन देखना मेरे साथ, ठीक है? एक बार क्वेश्चन देखना, सिर्फ आइडिया लगाना कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, ठीक है? मैं इसको ना पहले रब कर देता हूं, ठीक है? ये देखो, आप बताना, ठीक है? आराम से देखना और मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आराम से बताना। कह रहा है डिसाइड करें कि वो रिडीम करेंगे 650 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के हैं एट अ प्रीमियम और 10%। जनरल रिजर्व दिया 17,000, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया 4,000, सीआरआर निकालना है। मुझे पहला क्वेश्चन बस आप ये बताओ, जो शुरुआत है, क्या इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं या नहीं दिए? जल्दी बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं या नहीं दिए? नहीं दिए। क्या दिए? नहीं दिए। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए। अब वैसे क्वेश्चन ने मांगा क्या? सीआरआर। तो एक बात बताओ, आप बोलोगे नंबर ऑफ फ्रेश शेयर कितने हो गए? 0। नंबर ऑफ फ्रेश शेयर कितने हो गए? 0। तो इसका मतलब सारा क्या यूज करना पड़ेगा? रिजर्व से। और आपके पास 65,000 के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, 70,000 का रिजर्व है, मतलब आपको रिजर्व सफिशिएंट है। क्लियर है? तो आप एक भी रुपए के शेयर इशू नहीं करोगे, पूरा का पूरा 65,000 रुपए कहां से निकालोगे? सीआरआर बोले तो रिजर्व से। बोलो है ना? अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां पे सेम क्वेश्चन है, रिजर्व भी दिया सिक्योरिटी, पर यहां पे क्वेश्चन में दिया हो कि 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करें, 2000 इक्विटी शेयर। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे फेस वैल्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, तो अपने आप जो डिफरेंस बचेगा वो क्या बच जाएगा? सीआरआर। ठीक है? सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड कि यहां भी आपको शेयर्स दिए हुए, यहां भी काम करोगे। ठीक है? अब यहां आ जाओ जल्दी से। आपको कह रहा है आपने 5,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, कंपनी ने डिसाइड करा है कि ये प्रेफरेंस शेयर हम पार्ट पे इशू करेंगे, सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर, और जनरल एंट्री आपको करनी है। अब एक बात बताओ, आपको नंबर ऑफ शेयर्स कह रहा है सफिशिएंट इशू करेंगे पर दिए नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? फेस वैल्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस फ्री रिजर्व अवेलेबल। क्या है इसमें? फ्री रिजर्व 0। तो आपको पूरे नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, बोलो है ना? क्योंकि रिजर्व इस बार क्या है? 0। तो आपको सीआरआर में कुछ नहीं बांधना पड़ेगा, आप पूरा का पूरा क्या इशू करोगे? शेयर्स। ठीक है? ऐसे यहां पे आ जाओ, कह रहा आप यहां भी सेम सफिशिएंट नंबर इशू करोगे, तो आपके पास रिजर्व की डिटेल तो है नहीं, तो रिजर्व क्या मान लोगे? 0। तो आपको सारे के सारे क्या इशू करने पड़ेंगे? शेयर। पर वहीं पे अगर मैं इन क्वेश्चन में आऊं, ठीक है, यहां तक आओ, इस क्वेश्चन में आओ, तो यहां पे इसने बोला है 5 लाख के रिजर्व प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने और आपके पास 3 लाख के रिजर्व अवेलेबल हैं, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो 5 लाख में से 3 लाख है, 2 लाख के बचा डिफरेंस, 2 लाख के लिए आप क्या इशू कर दोगे? शेयर्स। बोलो है ना? ऐसे ही जब आप आगे आओगे तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास यहां पे प्रेफरेंस शेयर पता है आपको कि प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 65,000, और आप जो इशू कर रहे हो वो आप कितने शेयर इशू कर रहे हो ये नहीं पता। ठीक है? आप देखो यहां पे उसने बोला मिनिमम इक्विटी शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको निकालने हैं। अब इसका मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर दिए नहीं है, तो आप फ्री रिजर्व देखो। अब दिक्कत ये है कि यहां पे फ्री रिजर्व भी और बैंक बैलेंस भी है, और बैंक बैलेंस यहां पे क्या पड़ रहा है बेटा? कम। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर 31,000 और यहां पे जो आपके पास रिजर्व है वो 48,000 है, जिसमें आप कैलकुलेशन अगर लगाओगे तो आपको बैंक बैलेंस कम पड़ रहा है। ठीक है? रिजर्व से कम पड़ रहा है। तो इस बार जो नए शेयर निकालेंगे वो रिजर्व के हिसाब से नहीं निकालेंगे, किसके हिसाब से निकालेंगे? बैंक के हिसाब से। और यही अगर मैं अगला क्वेश्चन जाऊं तो यहां पर भी सेम काम है, लेकिन यहां पर जैसे यहां पे कहां से नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, यहां पे आप बैंक के लिए काम करोगे, बट पॉइंट इज यहां पे 80,000 का रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है 20, और पीएनएल इन्वेस्टमेंट अलाउंस रेज में 5,000 फ्री नहीं है 10,000 में, तो 5,000, तो टोटल कितना हो गया 80 20 1 1 5, जिसमें से वो कह रहा है कि भैया 20,000 आपको रिजर्व संभाल के रखने हैं। तो इसका मतलब रिजर्व बचे कितने 85 और बैंक में कितना 98, तो इसका मतलब कम क्या पड़ रहा है, रिजर्व या बैंक? रिजर्व। तो आप बैंक को भूल जाओ, बैंक सफिशिएंट है, रिजर्व के लिए काम करो। ठीक है ना? दैट मींस कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यहां पे देखो ना, उसने बोला फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करेंगे आफ्टर, बट कितने ये नहीं पता, कितने करेंगे? एम्पावर्ड है कि वो फ्रेश कर सकते हैं, बट कितने करेंगे ये नहीं पता। तो भैया अगर नहीं पता, फिर बच्चे अगर नहीं पता तो आप नए शेयर्स के लिए काम करोगे। बस ये देख लो अगर बैंक बैलेंस दिया है तो वो सफिशिएंट है या नहीं है, और अगर सफिशिएंट है तो फिर रिजर्व के हिसाब से काम करो, और सफिशिएंट नहीं है तो बैंक के हिसाब से काम करो।
बोलो है ना मेरे बच्चे, आप प्लीज इसको ट्राई करना, इस चैप्टर को आप प्लीज अपने होने रखना। मैंने ऑलमोस्ट एक बार बढ़िया से तरीके से रिवाइज करा दिया, अब आप एक बार क्वेश्चंस ट्राई करना, जो भी क्वेश्चंस नहीं होते वो मुझसे डिस्कस करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करना कि आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, और अगर दिक्कत नहीं आ रही तो भी कमेंट करना आपको ये रिविजन सेशंस इफेक्टिवली लगता है या नहीं, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच।